नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। पाँचवीं हिंदी की कक्षा में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम अपने पाठ्य पुस्तक में होने वाले 12वें पाठ का अध्ययन करने वाले हैं, जिसका नाम है सपूत। तो सबसे पहले सपूत इस शब्द का अर्थ जो है वह हमें पता होना आवश्यक है कि सपूत किसे कहा जाता है। तो सपूत इस शब्द का मतलब होता है अच्छा पुत्र। तो इस पाठ के माध्यम से अच्छे पुत्र की विशेषताएं क्या होती है, किसे हम सपूत कह सकते हैं और किसे हम कपूत कह सकते हैं, यह हम इस पाठ के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं नया पाठ सपूत। सपूत इस पाठ के लेखक श्री कृष्ण जी है, जिन्होंने इस पाठ का लेखन किया है। तो चलिए शुरू करते हैं हम सपूत इस पाठ को। तो बहुत पुरानी बात है, फुलोरा नामक एक आदर्श गांव हुआ करता था। तो जैसे एक कहानी की शुरुआत होती है, बिल्कुल उसी प्रकार से इस कहानी की शुरुआत भी हुई है। एक फुलोरा नामक गांव है, और गांव जो है वह गांव कैसा है? आदर्श गांव है। ऐसा वैसा यह गांव नहीं है, बल्कि यह गांव कैसा है? तो यह गांव आदर्श गांव है। अब आदर्श गांव किसे कहा जाता है, इसकी विशेषताएं क्या होती है, यह हम आगे देखते हैं। कि देखिए कि गांव में हर तरफ स्वच्छता थी। गांव की गलियों में नियमित रूप से झाड़ू लगाए जाते थे। साथ ही साथ गांव में हर तरफ स्वच्छता थी। गांव की गलियों में नियमित रूप से झाड़ू लगाए जाते थे। तो आदर्श गांव की यह पहली विशेषता क्या है कि आपका गांव जो है वह गांव कैसा हो? आदर्श बनने के लिए गांव में स्वच्छता होना आवश्यक है। साथ ही साथ जो गांव की छोटी छोटी गलियां होती है, उन गलियों में नियमित यानी कि हर समय रोज़ क्या होनी चाहिए कि उसमें झाड़ू लगाना चाहिए, ताकि स्वच्छता जो है वह गांव में स्वच्छता रहे। इसलिए साथ ही साथ जो गांव में होने वाली नदियाँ थी, जो नदी थी वह नदी साफ सुथरी थी, क्योंकि यह आदर्श गांव है। यूँ ही किसी गांव को आदर्श गांव नहीं कहा जाता। तो गांव में होने वाली नदी जो है वह नदी साफ थी और साफ की जाती थी, ताकि गांव में जो लोग हैं उन सभी लोगों को स्वच्छ पानी जो है स्वच्छ पानी रोज़ मिले। इसलिए साथ ही साथ लिपाई पुताई करके घर आंगन जो है वह घर आंगन स्वच्छ रखा जाता था। तो यहाँ पर लिपाई पुताई करके यानी कि घर जो है वह घर रंगीन कर घर का आंगन स्वच्छ रखकर उसकी साफ सफाई कर आंगन घर सब क्या क्या किया जाता थे। हर गांव में होने वाला घर जो है वो लिपाई पुताई कर स्वच्छ और सुंदर जो है वो सुंदर रखा जाता, क्योंकि यह आदर्श गांव है। आदर्श गांव की यह विशेषता है कि गांव में नियमित रूप से झाड़ू लगाया जाता था। गांव की गलियां स्वच्छ रखी जाती थी, नदियाँ स्वच्छ रखी जाती थी, नदियों का पानी स्वच्छ था। और साथ ही साथ गांव में होने वाले जो घर थे वह घर लिपाई पुताई कर यानी कि उसमें अच्छी तरह उसमें साफ सुथरा उन घरों को रखा जाता था। उसका आंगन स्वच्छ और सुंदर रखा जाता था। घर रंगों से रंगाया जाता था। साथ ही साथ जो परिसर में बड़ी संख्या में पेड़ पौधे थे, और उन पेड़ पौधे थे जिसके कारण गांव की हवा जो है वह हवा बहुत ही शुद्ध थी, जिसके कारण गांव में लोग जो है वह लोग कम बीमार होते थे। साथ ही साथ कुएं का पानी जो है, कुएं का पानी निर्मल रखने के लिए आवश्यक सावधानियाँ जो है वह सावधानियाँ बरती जाती थी। अब निर्मल यानी कि इस शब्द का अर्थ क्या है कि निर्मल यानी कि स्वच्छ, और सावधानियाँ यानी कि जो कुछ पानी स्वच्छ रखने के लिए आवश्यक है वह सारी तैयारियाँ जो है सावधानियाँ यहाँ पर की जाती थी।
क्योंकि पानी जो है, पीने का पानी अगर स्वच्छ हो तो बीमारियां कम फैलती है। अगर आपका पीने का पानी स्वच्छ नहीं है तो लोग क्या हो सकते हैं, बीमार जो है, बीमार ज़्यादा हो सकते हैं। इसलिए शुद्ध और स्वच्छ पानी पीना हर किसी की हर किसी के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है और यह हर किसी की जिम्मेदारी भी है। यह आदर्श गांव होने के कारण ये सारी सुविधाएं जो है वो लोगों को दी जाती थी। इस कारण वह एक आदर्श गांव था, फुलेरा नामक। साथ ही साथ जो पनघट था, पनघट यानी पानी भरने की जगह। पनघट इस शब्द का अर्थ क्या है कि पानी भरने की जगह। जो पनघट था जहाँ पर लोग उस कुएं का पानी भरते थे, वह स्वच्छ और सुसज्जित था, यानी कि सब सुविधा से युक्त। अगर आपका पानी स्वच्छ है और वहाँ पर जो पानी भरने की जगह है वह अस्वच्छ है तो शुद्ध पानी होकर भी कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए आप जहाँ पर पानी भरते हैं वह जगह भी स्वच्छ होना आवश्यक है। एक दिन क्या हो गया कि एक दिन वहाँ पर 3 स्त्रियाँ पनघट पर क्या हो गई कि पानी भरने के लिए वहाँ पर आई थी। अब जहाँ पर स्त्रियाँ जमा होती है तो वहाँ पर बोलना जो है, बोलना होता है। और यहाँ पर 3 स्त्रियाँ क्या कर रही थी, एक दूसरे के साथ बातचीत कर रही थी। और वह बातचीत क्या थी, तो वह अपने अपने लाडलू के गुणों का बखान कर रही थी। जो उनके तीनों के पुत्र थे, वह तीनों के स्त्रियाँ जो है, वह 3 स्त्रियाँ अपने अपने बेटों में होने वाले गुणों की वहाँ पर क्या कर रही थी, एक दूसरे के साथ चर्चा कर रही थी। अब बखान यानी कि बातें करना। बखान इस शब्द का अर्थ क्या है कि बातें करना। एक बोली, बहन मेरा सपूत बड़ा विद्वान है। अब सपूत यानी कि पुत्र, अच्छा पुत्र। जैसे हमने शुरुआत में देखा इसका अर्थ, वह कहते हैं कि इन तीनों स्त्रियों में से एक स्त्री कहती है कि बहन मेरा पुत्र बड़ा ही क्या है, विद्वान है। जब से शहर से पढ़कर आया है चारों ओर उसी की धूम मची है। वह स्त्री कहते हैं कि मेरा पुत्र बड़ा ही विद्वान है और जब से वह शहर से पढ़कर आया है तब से क्या हो गया है कि चारों ओर उसकी ही धूम मची है। अब धूम मचाना यह क्या है, मुहावरा है। धूम मचाना तो चर्चा होना। जब जैसे ही वह शहर से पढ़कर आया है कि हर दिशाओं में, गांव में हर तरफ क्या है कि उसकी ही चर्चा है, उसकी ही धूम मची है। ऐसा इसका, इस मुहावरे का अर्थ है धूम मचाने का। आगे वह कहते हैं कि वह बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लेता है। आकाश के तारों को देखकर उसके नाम बताता है। देश विदेश की सभी बातों का उसे पता है। पहली स्त्री कहती है कि मेरा बेटा बड़ा ही क्या है, विद्वान है। जब से वह शहर से पढ़कर आया है तब से क्या हो गया है कि उसकी ही धूम मची है। वह बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लेता है। आकाश को देखकर उसमें होने वाले जो तारे हैं उन तारों के वह नाम बताता है। साथ ही साथ देश विदेश की सभी बातों का उसे क्या है, पता है। ऐसी विशेषताएं जो है, विशेषताएं इस पहली स्त्री की थी, पहली स्त्री की बेटे की थी। अब पहली स्त्री अपने बेटे के गुणों के बारे में यहाँ पर बखान कर रही थी तो दूसरी चुप रहने वाली थी क्या, तो नहीं। दूसरी कहती है, दूसरी ने जोश में झट से आगे बढ़कर कहा, अरे सखी मेरे लाल जैसा बलि तो 10-5 गाँव में देखने को भी नहीं मिलेगा। 500 दंड बैठक वह रोज़ सुबह लगाता है। अखाड़े में जब ताल ठोककर उतर पड़ता है तो बड़े बड़े पहलवान तक उसका मुकाबला करने से घबराते हैं। वह मेरा सपूत है। पहली ने अपने बेटे की
या अपने सपूत की विशेषताएं जैसे ही बताई, तो दूसरी स्त्री जो है वह झट से आगे बढ़कर वह कहते हैं कि मेरे लाल जैसा बली यानी कि पहलवान जो है वह पहलवान 10-5 गाँव में भी दिखाई नहीं देगा। वह रोज़ क्या करता है, सुबह 500 दंड बैठक जो है वो दंड बैठक रोज़ सुबह कर लेता है, और साथ ही साथ जब वह अखाड़े में कुश्ती करने के लिए उतरता है तो कोई भी मेरे बेटे का मुकाबला नहीं कर पाता, सब उससे मुकाबला करने के लिए डरते हैं। वह मेरा सपूत है। अब दोनों स्त्रियों की या जो पुत्र थे उन दोनों पुत्रों की विशेषताएं यहाँ पर बताकर पूरी हो चुकी थी। अब तीसरी स्त्री की बारी थी पर वह चुप रही। इस पर दोनों ने कहा, बहन तुम चुप क्यों हो? लगता है तुम्हारा पुत्र कपूत निकला। तीसरी स्त्री बिना किसी जोश या गर्व से बोली, बहनों सपूत या कपूत जैसे शब्द तो मैं नहीं समझती, पर मेरा लाल मेरे लिए बहुत ही अच्छा है। वह सीधे साधे स्वभाव का साधारण सा किसान है, दिन भर खेत में जुटा रहता है। तीसरी स्त्री अब बोलना शुरू कर देती है। वह कहती है, सपूत या कपूत जैसे शब्द तो मैं नहीं समझती, पर मेरा लाल मेरे लिए बहुत ही अच्छा है। वह सीधे साधे स्वभाव का साधारण सा किसान है, दिन भर खेत में जुटा रहता है, शाम को घर का काम करता है। आज बहुत कहने सुनने पर वह मेला देखने गया है, इसलिए मुझे पानी भरने आना पड़ा। यहाँ पर अब तीसरी स्त्री अपने बेटों के गुण के बारे में बताना शुरू कर देती है। जैसे वह अपने बेटों के गुणों के बारे में बताती है, वह कहती है कि मेरा बेटा कोई विद्वान नहीं है, ना ही वह पहलवान है। वह सीधे साधे स्वभाव का एक साधारण सा किसान है, दिन भर वह खेत में जुटा रहता है। यहाँ पर जुटे रहना, इस शब्द का अर्थ क्या है देखिए। जुटे रहना यानी कि काम में व्यस्त रहना। तीसरी स्त्री कहते हैं कि मेरा बेटा बहुत ही सीधे साधे स्वभाव का है, वह एक किसान है, और किसान बहुत ही क्या होते हैं, सीधे साधे स्वभाव के होते हैं, और उसी तरह मेरा बेटा है। अब किसान जो है वह खेत में काम करता है, वह खेत से अनाज जो है वह अनाज पैदा करता है, और सभी के पेट वह वास्तव में पालता है। और वह तीसरा जो बेटा है तीसरी स्त्री का, वह क्या है कि किसान है। वह बताती है कि वह दिन भर क्या करता है, खेत के कामों में जुटा रहता है, यानी कि व्यस्त रहता है, और जब वह शाम को घर वापस आता है तो क्या करता है कि घर का काम जो है काम भी वह करता है। हम भी क्या करते हैं कि हमें भी क्या करना आवश्यक है कि हमें भी जब हम घर वापस आएगा अपनी पाठशाला से, तो हमें भी अपने काम से थोड़ी सी वक्त निकाल कर हमें क्या करना है कि अपनी माँ की मदद जो है वो घर के कामों में करनी आवश्यक है। और अगर हमें ऐसा करते हैं तो हमारी माँ बहुत ही खुश हो जाएगी। और यह जो तीसरा या तीसरी स्त्री का जो बेटा है वह बहुत ही क्या है कि सीधे साधे स्वभाव का है, किसान है, खेत में दिन भर काम करता है, और जब वह शाम को घर वापस आता है तो वह अपनी माँ को क्या करता है, घर के कामों में भी मदद करता है। वह आगे कहती है कि आज बहुत कहने सुनने पर वह मेला देखने गया है। वह कहते हैं कि मेरा बेटा क्या करता है कि हर समय काम में व्यस्त रहता है, जुटा रहता है। जब वो दिन भर क्या करता है कि खेत में जाता है और शाम को घर के कामों में मेरी मदद करता है, यहाँ वहाँ वह घूमता भी नहीं है। आज मैंने कई बार उसे बताया, उससे बातचीत की, और तब जाकर कहने सुनने पर मेरे वह क्या कहा गया है, तो मेला देखने गया है।
हमें भी मेला देखना पसंद होता है कि नहीं होता है। तो मेले में ढेर सारे खिलौने की दुकानें होती है, बड़े बड़े झूले होते हैं और इस प्रकार का मेला वहाँ पर गांव में लगा है। और वह तीसरी स्त्री कहती है कि बहुत कहने सुनने पर आज वह मेला देखने बाहर गया है और इस कारण ही मुझे पानी भरने आना पड़ा है, वरना मैं कभी भी पानी भरने आती ही नहीं। मेरा बेटा ही क्या करता है, यह सारे काम करता है। यह सारी बातें वह क्या करते हैं कि उन दोनों स्त्रियों को वह बताती है। अब तीनों स्त्रियां जो है वह अपने अपने घड़ा अपने सिर पर लेती है और वहाँ से चल पड़ती है। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ तक हमने इस कहानी का पहला भाग का अध्ययन किया है। आने वाले अगले वीडियो में हम इस कहानी का अगले भाग का अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर हम रुकते हैं। धन्यवाद।